जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग संख्या 11 तक को पढ़ा था। ठीक है, भाग संख्या 11 तक को पढ़ा था। 11 में हम लोगों ने केंद्र और राज्य के बारे में, संबंध के बारे में पढ़ा था कि केंद्र और राज्य में संबंध क्या क्या होता है। ठीक है, और हम उसी को कंटिन्यू करते हुए भाग संख्या 12 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? भाग संख्या 12। ठीक है, देखिए भाग संख्या 12 में क्या है कि टैक्स से रिलेटेड है कि केंद्र और राज्य में टैक्स का लेन देन कैसे होता है, टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, और टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब हम लोग भाग संख्या 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाग संख्या 12 आर्टिकल 264 से 300 के बीच में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल संख्या 264 से 300 के बीच में रखा गया है, यानी केंद्र और राज्य में टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी है वो किस में रखा गया है? भाग संख्या 12 में रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग भाग संख्या 12 को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों का भाग संख्या 12 चल रहा है। ठीक है, भाग संख्या 12 में क्या है? वित्त समिति या संविदा। संविदा यानी कि टैक्स। ठीक है, हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य में टैक्स का क्या है, कैसे टैक्स सब निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये सब इसको हम लोग आर्टिकल संख्या 264 से 300 के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 264 क्या है? वो टैक्स की परिभाषा से रिलेटेड है, तो उस पर हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल संख्या 265 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 265, 66 और 67 ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है आर्टिकल 265 यानी कि अनुच्छेद 265। देखिए आर्टिकल संख्या 265 ये कहता है कि बिना संसद के अनुमति या बिना संसद में पारित अधिनियम, ठीक है, बिना संसद के पारित विधेयक के टैक्स नहीं लिया जा सकता है। यानी कि देखिए कोई भी टैक्स यदि आपको लगाना है या फिर हटाना है या फिर टैक्स रिलेटेड जो कुछ भी ले निकालना है, चाहे तो कुछ भी करना है, तो आप अपने मन से ही नहीं लेंगे, वो आपको संसद में पारित करना पड़ेगा। ठीक है, संसद में पारित करना पड़ेगा, और संसद में पारित होने के बाद आप टैक्स को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी आपको लगाना है, कोई भी गवर्नमेंट को जीएसटी वगैरह लगाना होता है तो संसद में पारित कराया जाता है, उसके बाद फिर जीएसटी वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि टैक्स रिलेटेड लगाना होगा चाहे हटाना होगा तो आप संसद में पारित करने के बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 265 ये कहता है कि बिना संसद के अनुमति या बिना संसद के पारित विधेयक के टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का आर्टिकल संख्या 265। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल संख्या 266। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल संख्या 266, देखिए आर्टिकल संख्या 266 में ये कहा गया है कि भारत की संचित निधि, देखिए भारत की संचित निधि का मतलब क्या है कि भारत में टैक्स से जो कुछ जितना पैसा सब मिलता है, ठीक है, वो पैसा कहाँ रखा गया है, किस अकाउंट में रखा गया है, तो उस अकाउंट को हम लोग संचित निधि कहते हैं। जैसे हम लोग का अकाउंट रहता है एसबीआई, पंजाब बैंक, केनरा बैंक, न जाने तमाम प्रकार के बैंक होते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार का जो पैसा सब कुछ टैक्स वगैरह होता है उस कौन से बैंक में रखा जाता है, उसे हम लोग संचित निधि कहते हैं। ये संचित निधि किसके पास होता है? तो वो आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई किस अकाउंट में रखती है? तो आरबीआई संचित निधि एक संचित निधि में रखती है। संचित निधि को एक तरह से आप अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, संचित निधि को आप अकाउंट कर सकते हैं। तो आरबीआई कहाँ पैसा रखती है? संचित निधि में रखती है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि आर्टिकल संख्या 266 में भारत की संचित निधि है। ठीक है, संचित निधि का मतलब कि संपूर्ण भारत में जो कुछ भी पैसा टैक्स आया है उसी को हम लोग संचित निधि कहते हैं, और किस अकाउंट में रखा गया है उसी को हम लोग संचित निधि कहते हैं। तो आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे इसमें देखिए पहला पॉइंट ये है कि सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। ठीक है, सरकार का संपूर्ण धन संचित निधि के रूप में कहाँ जमा होता है? आरबीआई के पास जमा रहता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का पैसा कहाँ जमा रहता है? स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, तमाम प्रकार के जो बैंक होते हैं उसमें जमा होता है। इसी प्रकार भारत सरकार का पैसा कहाँ जमा रहता है? आरबीआई के पास जमा होता है, और आरबीआई जो कहाँ पे रखी है? तो संचित निधि में रखी है। ठीक है, तो सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहती है। दूसरा देखिए, अब दूसरा टॉपिक पॉइंट ये है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होता है। देखिए संचित निधि से अगर पैसा निकालना होगा सरकार को, तो आप संसद में जाकर वो
एक विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। वो अपने डायरेक्ट ऐसे ही आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप बजट दिखाएंगे कि हमारा इतना का बजट है, फिर उसके बाद प्राक्कलन दिखाएंगे कि बजट का खर्च कितना है, तब उसके बाद जाके आप एक विनियोग विधेयक के द्वारा आप पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट डायरेक्ट जाके आरबीआई से पैसा मांग ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। संसद में सबसे पहले आपको बजट दिखाना होगा, फिर उसके बाद बजट का प्राक्कलन दिखाना होगा कि बजट में हमें इतने पैसे की जरूरत है, इतना खर्च है, तब जाके आप विनियोग विधेयक द्वारा आप संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल हो। ठीक है, तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद और विधानमंडल, केंद्र सरकार में संसद, राज्य में विधानमंडल के द्वारा पैसा आप निकाल सकते हैं। विनियोग विधेयक के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार का जो कुछ भी खर्च है वो सब खर्च देखिए केंद्र संचित निधि से ही दिया जाता है। जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, सैलरी वगैरह होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सभापति, उपसभापति, ये सभी लोग जो होते हैं उन सबका पैसा, भत्ता, सैलरी कहाँ से जाता है, तो संचित निधि से ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा इसमें ये है कि महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। देखिए महान्यायवादी मतलब, देखिए महान्यायवादी क्या होता है कि ये गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी मतलब कि केवल वो गवर्नमेंट का ही रहता है। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है तो भारत सरकार का वकील, उन्हीं को महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी केस लड़ सकता है और आम जनता की तरफ से भी केस लड़ सकता है, इसलिए उसको संचित निधि से वेतन उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल संख्या 266 यानी कि भारत की संचित निधि। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल संख्या 267। ठीक है, देखिए आर्टिकल संख्या 267 में ये बताया गया है कि मान के चलिए संचित निधि से भारत सरकार पैसा निकाल रही है, लेकिन उसको संचित निधि से पहले ही उसे पैसे की जरूरत पड़ गई भारत सरकार को, तो उस टाइम क्या होता है कि आकस्मिक निधि के द्वारा भी पैसा निकाला जाता है। संचित निधि से आकस्मिक निधि के द्वारा भी पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आकस्मिक निधि क्या होता है। तो आकस्मिक निधि की चर्चा किसमें है, आर्टिकल संख्या 267 में, यानी कि 267 में है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उत्पन्न कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया गया है। ठीक है, यानी कि तत्काल, यदि भारत सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता पड़ रही हो तो वो एक आकस्मिक निधि से ही पैसा निकाल सकती है। ठीक है, यानी कि उस टाइम तत्काल, उसका मतलब क्या है कि उस टाइम संसद का सत्र न चल रहा हो, उस टाइम संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस टाइम पैसा कैसे निकालेगी, तो उस टाइम यही आकस्मिक निधि के द्वारा उस टाइम कौन करेगा, तो उस टाइम भारत राष्ट्रपति के साइन हस्ताक्षर के साथ पैसा निकाल लिया जाता है। ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं और आकस्मिक निधि में कम से कम 500 करोड़ रुपए रहना चाहिए। ठीक है, आकस्मिक निधि में कम से कम 500 करोड़ रुपए उसमें हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति निकालते हैं। क्यों, क्योंकि आकस्मिक निधि उस टाइम होता है जिस टाइम संसद का सत्र न चल रहा हो। तो संसद का सत्र जब नहीं चलेगा तो भाई कैसे कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, तो उस टाइम कौन करता है, उस टाइम राष्ट्रपति ही पैसा निकाल सकते हैं आकस्मिक निधि से। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आकस्मिक निधि आर्टिकल संख्या 267 में। अब आगे देखते हैं आर्टिकल संख्या 275। देखिए आर्टिकल में जो भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी को हम लोगों को पढ़ना है। फालतू चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 267 के बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं आर्टिकल संख्या 275 यानी कि 275। इसमें देखिए क्या है कि देखिए आर्टिकल संख्या 275 में ये बोला गया है कि विशेष राज्य के लिए विशेष अनुदान। विशेष अनुदान का मतलब देखिए केंद्र और राज्य में जो बंटवारा होता है टैक्स का, तो क्या होता है कि 48% राज्य सरकार को जाता है और 52% केंद्र सरकार को जाता है। पहले 42 था लेकिन अब क्या हो गया है, 48 हो गया है। ठीक है, तो 48% किसको जाता है, राज्य सरकार को जाता है और 52% केंद्र सरकार को जाता है। लेकिन उसमें भी यदि कोई राज्य ऐसा है, कोई विशेष राज्य है जहाँ पे भूकंप, बाढ़ वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रावधान दिया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वही इसमें 275 में बताया गया है कि विशेष राज्य के लिए विशेष प्रावधान, मतलब कि जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा का मतलब कि बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तथा भौगोलिक विषमता। भौगोलिक विषमता का मतलब कि वो
भौगोलिक रूप से थोड़ा हर राज्य की अपेक्षा वो थोड़ा अलग थलग हो, ठीक है, वो विषम हो, अलग हो वैसे। तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप रहता है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी देश के समीप रहता हो, उन्हें हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक आपदा हो और भौगोलिक विषमता हो और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से वो थोड़ा समीप हो, उसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग उड़ीसा को कह सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा में देखिए प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वो पाकिस्तान के नज़दीक है। तो ये सब क्या होता है कि इसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इन्हें क्या होता है कि लगभग 80% टैक्स इन्हें लौटा दिया जाता है। जो कुछ भी जीएसटी वगैरह जितना भी टैक्स आता है तो 80% इन्हें लौटा दिया जाता है विशेष राज्य के लिए, ठीक है, 80% टैक्स लौटा दिया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल संख्या 275। अब आगे देखते हैं आर्टिकल संख्या 280। देखिए आर्टिकल संख्या 280 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल संख्या 280 में क्या है, वित्त आयोग है। देखिए वित्त आयोग बहुत ही अच्छा आयोग है। इसका काम क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में कर का बंटवारा करना, यानी कि जो भी टैक्स है वो टैक्स का बंटवारा करना किसका काम है, वित्त आयोग का काम है। इसको आर्टिकल संख्या 280 में रखा गया है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है, ठीक है। केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है, यानी कि टैक्स का बंटवारा करता है कि किस राज्य में कितना टैक्स देना है, केंद्र को कितना देना है और राज्य को कितना देना है। इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं उनकी पावर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनकी पावर होती है, ठीक है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता हो या पावर रखता हो, ठीक है। योग्यता यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है, ठीक है। 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। दूसरा, जो इसका अध्यक्ष होता है वो अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है, ठीक है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ठीक है। वर्तमान में अब तक शुरू से लेकर लास्ट तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। चौथा इसमें ये बोला गया है 15वें वित्त आयोग यानी एनके सिंह है। 15वें यानी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, एनके सिंह है, ठीक है। आगे देखिए, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है कि राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट तैयार कर लेगा कि केंद्र और राज्य में किस राज्य को कितना पैसा देना है, किस राज्य को कितना देना है, केंद्र को कितना देना है, वो सब रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। कौन, वित्त आयोग। तो समझ में आया वित्त आयोग का काम क्या होता है। वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा करना, यानी टैक्स का बंटवारा करना। ये 5 वर्ष के, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हें कौन नियुक्त करता है, तो इन्हें राष्ट्रपति करते हैं और ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल संख्या 280 में है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल संख्या 265 से 280, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए। इससे बाहर कोई एग्जाम वगैरह में आता नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।